ये 1954 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया था, जिसमें इंडिया का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था वो चाइना ने अपनी बाउंड्री के अंदर दिखाया था। पहले तो इस पे ये बोला कि ये एरर है, लेकिन एक्चुअल में चाइना इस एरिया को अपने अंडर लेना चाहता था। तो इसके बाद आने वाले कुछ सालों तक चाइना वेट करता है, लेकिन इसके बाद 28 अक्टूबर 1962 को इंडिया में घुस के कब्जा स्टार्ट करना चालू कर देता है और इंडिया ये वॉर हार जाता है। और आईबी जो था इस पूरे वॉर में चाइना के किसी भी मूवमेंट को पकड़ नहीं पाता है। इंडिया ने इस वॉर में अपनी एयरफोर्स का यूज नहीं किया था, क्योंकि इंडिया को लगता था कि अगर वो एयरफोर्स का यूज करेगी तो उधर से चाइना भी यूज करेगा तो इससे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन एक्चुअल में चाइना जहाँ से वॉर लड़ रहा था वहाँ उसको कोई बड़ा एयरबेस या एयरक्राफ्ट का अरेंजमेंट नहीं था। इस इन्फॉर्मेशन को भी आईबी पकड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। इस वॉर के बाद आईबी को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी वगैरह ऐड की गई, एम्बेसी सेंटर वगैरह बनाए गए, सारा फोकस चाइना की बॉर्डर पे रखा गया। लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1965 और ये ईयर आते आते दोबारा से आईबी फेल हो जाती है। इस साल पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता है और आईबी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा डरने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय जन हथियारों का जवाब हथियारों। और बाकी देशों की एजेंसी जो थी उनके कंपेरेटिव आईबी जो था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर आईबी डिटेल पहले से पता करके रखेगा तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और कई बार वॉर की कंडीशन को भी रोका जा सकता है। तो इतने कम टाइम में जब दो वॉर हुई और आईबी पकड़ नहीं पाया तो ये बातें स्टार्ट हो गई थी कि आईबी को स्ट्रॉन्ग करना होगा या फिर इसका कुछ अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी पीएम बनती है और पीएम बनते ही ये सबसे पहला काम करती है, एक एक्सपीरियंस और फेमस ऑफिसर थे आर.एन. काउ उनको बुलाती है। और आर.एन. काउ जो थे वो नेहरू फैमिली से उनकी पुराने रिश्ते भी रहे। आर.एन. काउ और इंदिरा गांधी जी की जो मदर थी वो चाइल्डहुड फ्रेंड थी और इससे पहले भी आर.एन. काउ ने जवाहरलाल नेहरू जी की जो सिक्योरिटी थी उसको भी संभाली थी और इंदिरा गांधी को इनपे ट्रस्ट था। इंदिरा गांधी आर.एन. काउ से एक मीटिंग करती है और उसमें कहती है कि हमें आईबी से हटके एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी होगी जो बहुत ही एडवांस हो और उसका जो फोकस है वो इंडिया की बाउंड्री के बाहर पे हो, ताकि ये जो वॉर हो रही है इसमें हमें एडवांटेज रहे। ये मीटिंग खत्म होने के बाद आर.एन. काउ 2 महीने का टाइम लेते हैं और सारी स्टडी वगैरह करके एक नई एजेंसी बनाने का ब्लूप्रिंट सबमिट करते हैं। आर.एन. काउ का ये जो ब्लूप्रिंट था इसको इंदिरा गांधी एक्सेप्ट कर लेती है। ये एज इट इज इम्प्लीमेंट होता है, बस इसमें एक चीज इंदिरा गांधी और ऐड कर देती है, ये नई एजेंसी जो भी अभी बनेगी उसका जो हेड होगा वो डायरेक्टली रिपोर्टिंग करेगा। और उसी टाइम पे वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी डी.एस. जोशी भी बैठे थे, जिन्होंने इस एजेंसी का नाम सजेस्ट किया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&AW। अब इसके बाद 21 सितंबर 1968 को R&AW बना दी जाती है। उस टाइम पे इसका बजट $20 मिलियन रखा गया था और इसका ऑफिस साउथ दिल्ली में रखा गया था। आज भी लोधी रोड न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और आईबी जो थी वो R&W बनने के बाद उसको इंडिया की बाउंड्री के अंदर की चीजें संभालने का टास्क दिया गया। अब आईबी जो थी वो इंडिया के बाहर के जो ऑपरेशन थे उसको नहीं कर सकती थी। R&W जब बन गई थी तो आर.एन. काउ ने यह चीज मैंडेटरी कर दी थी कि कोई भी R&W का जो स्पाई होगा जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर के ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा उसका नाम आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी रिपोर्ट पे या फिर पेपर के टुकड़े तक में भी आप नहीं लिख सकते हो। आपको नाम याद रखना होगा। किसी भी डिपार्टमेंट के बाहर कोई ऑफिसर के नेम प्लेट नहीं होते थे। R&W में कोई डेजिग्नेशन नहीं होती थी। जो सीनियर ऑफिसर होते थे उनको सेक्रेटरी बोला जाता था और जो जूनियर ऑफिसर होते थे उनको अंडर सेक्रेटरी बोला जाता था। बस ये 2 डेजिग्नेशन होते थे। अब ये सब सेटअप करने के बाद R&W का जो नेक्स्ट टास्क था वो अपने स्पाइस को ट्रेन करके इंडिया के बॉर्डर के बाहर प्लान करना, ताकि इन्फॉर्मेशन आ सके। और ये जो टास्क था ये फॉरेन सेक्रेटरी T.N. कोल को दिया गया था। इन्होंने क्या किया, इंडिया के बाहर जो एम्बेसी थी वहाँ पे फेक जॉब रिक्वायरमेंट क्रिएट की और फिर इन जॉब्स को भरने के बहाने R&W के जो स्पाइस थे उनकी आइडेंटिटी चेंज करके उनको अलग अलग देशों में भेजा गया। R&W के जितने भी एजेंट थे ये दूसरे देशों में जाके वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन को ट्रेस करके मास कोड के थ्रू इंडिया में इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे। ये कोड ऐसे दिखते थे। ये जितने भी स्पाइस थे इनको बाहर सेटअप करने के बाद R&AW ने इंडिया के बॉर्डर पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए और SIGI एंटी सिग्नल इंटेलिजेंस के थ्रू बॉर्डर से कम्युनिकेशन ट्रेस करना स्टार्ट किया जो इनकी रेंज में आता था। अब जब ये R&AW की एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो उसके कुछ ही महीनों में आईबी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो थी उनकी इंपोर्टेंस कम हुई। वो सारा फोकस जो था वो R&AW में ज्यादा जा रहा था, उनकी इंपोर्टेंस बढ़ रही थी। इनफैक्ट आईबी के जो डायरेक्टर थे SP वर्मा और MML हुजा जो थे वो तो R&AW के बनने के टाइम पे ही क्वेश्चन कर दिया था ये सही नहीं है। और इस इंटरनल कॉम्प्लेक्स से R&AW की वर्किंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। आईबी के जो MML हुजा थे उन्होंने आईबी में फॉरेन डेस्क के जो ऑफिसर थे जैसे फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, फॉरेंसिक क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट, उनका R&W में ट्रांसफर करने से मना कर दिया। और आईबी की जो इंटेल की जो पुरानी फाइल थी वो R&W को नहीं दी गई। पुराने जो अच्छे एजेंट थे जो आईबी के लिए अच्छा काम कर रहे थे उनकी डिटेल भी R&W के साथ शेयर नहीं की गई।